बच्चों, अगर आपको भी लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बहुत ज्यादा हैवी हैं और ये नहीं हो पाते हैं, तो यार तुम्हें 80-20% रूल के बारे में पता होना चाहिए। 20% एफर्ट्स देकर के 80% सिलेबस कवर करना, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। हार्ड वर्क तो तुम लोग करते ही हो, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो। पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से सबसे ज्यादा जो हर साल टॉपिक रिपीटेड आए हैं वो मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ। जो बच्चा इसे लास्ट तक देखेगा और अच्छे से इन टॉपिक्स को भी मास्टर करेगा, तो तुम बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हो अपने मार्क्स को सुधारने में। तो लास्ट तक बने रहना और मेरे को डेफिनेटली कमेंट में बता के जाना कि किस तरीके से तुम लोगों को ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। वेलकम बैक टू साइंस अदर बच्चों, एंड आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि यार किस तरीके से तुम लोगों को पिछले कुछ 3 साल में कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ना सब है, लेकिन अगर तुम जस्ट पहले एग्जाम से पहले देख रहे हो तो इन टॉपिक्स को तुम्हें बिना किए बिल्कुल नहीं जाना है, बिकॉज पिछले कुछ सालों में इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने। अगर तुम अभी भी इन टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से करते हो तो लेट नहीं होगी, इवन तुम्हारा एग्जाम में बहुत अच्छा हेल्प होगा। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम लोग फिजिक्स, फिर बायो, फिर जाकर के लास्ट में केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में यार इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले में से आपको गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ये आती है, इसे करना है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, कूलम्स लॉ हो गया, ये चीजें करनी है। और टॉर्क से रिलेटेड डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स करने हैं। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, और उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसमें भी जो डेरिवेशन है उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो वाली चीजों पे ज्यादा ध्यान देना। फिर आता है आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, ये वाली चीजें यार तुम लोगों को निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, फिर सेल, ईएमएफ, कैसे ये जो ईएमएफ है नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस से डिफरेंट होता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से कैसे डिफरेंट होता है, उसे कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारा आपको बढ़िया से पढ़ना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरचॉफ रूल्स एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, इससे रिलेटेड जो भी तुम्हारी डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, कांसेप्चुअल क्वेश्चन है, मेक श्योर करना इनमें से सबसे ज्यादा इस वाले और इस वाले में फोकस रखना कि कंप्लीट बढ़िया तरीके से करके जाओ। वैसे चारों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसमें टॉर्क ऑन अ करंट लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल कर लेना, बायो सेवर्ट लॉ कर लेना है उसकी एप्लीकेशन, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बढ़िया आते हैं, तो मेक श्योर करना कि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, एक आध नहीं वैरायटी। जब मैं न्यूमेरिकल बोल रही हूँ मतलब कि डेरिवेशन तो करनी ही है तुम लोगों को। ठीक है, प्लस में जो भी उससे वैरायटी ऑफ जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखना, उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं उनकी 2-4 वैरायटी करके जाना। फिर है यार तुम्हारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, टॉर्क का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, ठीक है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अगेन। फिर आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक है, एसी जनरेटर, ये बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना। फिर आपका अल्टरनेटिंग करंट, इसमें एसी वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावर इन एसी सर्किट, द पावर फैक्टर और ट्रांसफॉर्मर, ये 3 टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से पक्के करके जाना और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करना। ठीक है, फिर आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कर लेना। रे ऑप्टिक्स में आप लोगों को रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, लेंस मेकर फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन, या फिर इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसको मेक श्योर करना है यार बहुत अच्छे से परफेक्ट करके जाओ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म करके जाना है। ठीक है, फिर आपका आता है बेटा जी वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली करके जाना है, इससे भी न्यूमेरिकल्स वगैरह बढ़िया कॉन्सेप्ट वगैरह आते हैं यहां से। ठीक है, फिर ह्यूगन्स प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और इसको प्रूव करना थ्रू द ह्यूगन्स प्रिंसिपल, ये भी आना चाहिए। फिर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, अब यहां से आप लोगों को सेमीकंडक्टर डायोड, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड, 3 जंक्शन डायोड जरूर करके जाना, और रेक्टिफायर एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें करके जाना। फिर एटम्स वाले चैप्टर से करना है तुम्हें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। फिर हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, उसमें लाइमन, बाल्मर, ठीक है, मिनिमा, मैक्सिमा, वेवलेंथ निकालनी आनी चाहिए और ट्रांजिशंस, और लास्ट में बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो ये चीजें यार करके जाना। यहां से रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं अगेन, ठीक है, और जो सॉल्विंग क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा दिमाग जो है इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगे। इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के, लिख के, इनसे रिलेटेड जहां जहां पे न्यूमेरिकल डेरिवेशन बताया गया है, ठीक है, वहां पे न्यूमेरिकल्स तो करने ही है, डेरिवेशन करने हैं, ज्यादा ध्यान देना पिछले 3 साल में किस वैरायटी के न्यूमेरिकल्स आए हैं उन्हें ज्यादा प्रैक्टिस करना, और बिल्कुल हल्के में मत लेना।
अब यार आ जाता है तुम लोगों का लास्ट में, दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी है ना, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो पढ़ना। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी क्वांटम ऑफ द रेडिएशन और वेव नेचर ऑफ मैटर अगेन इंपॉर्टेंट। ये वाला टॉपिक जो है बढ़िया तरीके से कर लेना। लास्ट में न्यूक्लियर, इसमें मास एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से कर लेना। इसी के साथ यार तुम लोगों का जो फिजिक्स है वो एंड होता है एंड अब आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में मैंने तुम लोगों को बहुत बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, बट एक बार मैं तुम लोगों को फिर बता देती हूँ। इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, कहीं से क्वेश्चन नहीं आते, बस घुमा के आते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट आ सकती है। मेगास्पोरोजेनेसिस में से एम्ब्रियोसेक का डिटेल स्ट्रक्चर आ सकता है, या फिर डायरेक्टली मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट एक्सप्लेन करने के लिए आ जाती है। ठीक है, फिर है पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, इससे रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चन, इसके एक्सेप्शन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। यहां से हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है 5 नंबर में, अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कॉल्ड एम्ब्रियोसेक। तो मेक श्योर करना यार ये टॉपिक्स तुम्हारे 100% इस चैप्टर से होने ही चाहिए। उसके बाद आ जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या तो बनाने के लिए या लेबलिंग के लिए या फंक्शन के लिए। फिर आता है तुम्हारा गैमेटोजेनेसिस में से ज्यादा आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, थोड़ा oogenesis से आते हैं बट इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं पार्ट्स में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म डायरेक्टली लेबलिंग के लिए आ जाता है, फंक्शंस पूछ लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल से 4 नंबर वाले केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर 5 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। हार्मोन्स के रोल प्ले में और कहां उसका क्या सोर्स ऑर्गन है, कहां इंपैक्ट डालता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स अक्सर 2 नंबर में आ रहा होता है, इसकी डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये क्या है और इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, ये 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जाओगे, सबसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें जो रिपीटेड में ही आता रहता है वो है आपका मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, उसमें भी सबसे ज्यादा इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस। फिर लास्ट आता है तुम्हारा आर्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 2 या 3 नंबर में, उससे ज्यादा में नहीं आते हैं। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब यहाँ पे ये 3 टॉपिक से घुमा फिरा के चीजें आती है, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना, वो जो हमारा स्नैपड्रैगन वाले को हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देंगे कि इसको इससे क्रॉस करेंगे, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, तो ये बहुत अच्छे से करके जाना जितनी भी पॉसिबिलिटीज है। फिर को डोमिनेंस वाला जो तुम्हारा टॉपिक है, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में है, ठीक है, माँ का ब्लड ग्रुप है, बाप का ब्लड ग्रुप है, बताओ बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, या बच्चे का ब्लड ग्रुप है तो पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या होंगे पेरेंट के, तो ये वाला टॉपिक ऐसे आता है। और पेडिग्री एनालिसिस डायरेक्ट भी पूछी जाती है, या फिर क्या है पेडिग्री एनालिसिस, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आपके जेनेटिक डिसऑर्डर को मिक्स करके 4 या 5 में भी क्वेश्चंस आते हुए देखे गए हैं। तो मेक श्योर करना यार इन टॉपिक्स पे तो ऐसी कमांड होनी चाहिए, सिर्फ अगर ये टॉपिक्स बायो में करते हो, आई बेट 80% ऑफ पेपर में तुम्हारे मेजॉरिटी मार्क्स आएगा, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता बेटा इन टॉपिक्स को करके। ठीक है, फिर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए रेप्लिकेशन में हमेशा 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन आता है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में अगर आता है तो 2 या 3 से आता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इसमें भी या तो 2-3 से आएगा, या ट्रांसक्रिप्शन में जो आता है ना कि एचएनआरएनए से एमआरएनए में, वो 3 स्टेप 3 नंबर का आता है अलॉन्ग विद द डायग्राम। फिर मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट से जो आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो ये टॉपिक्स को तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये 3 से 5 नंबर में आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। फिर आता है तुम्हारा इवोल्यूशन, इसमें हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल और ह्यूमन इवोल्यूशन पिछले 3 साल से थोड़ा ज्यादा पूछा जा रहा है एज कंपेयर टू हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो ये दोनों तुम लोगों को बढ़िया करना है, बट ह्यूमन इवोल्यूशन तो गलती से भी नहीं छोड़ना है। फिर है भाई बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के अंदर 2 चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और लास्ट दैट इज वो वाला माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। 2 चैप्टर में से ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें से लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम और लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस इन द एड्स केस में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंसर में दोनों बिनायन और मेलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में डिफरेंस, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या फीचर्स होते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ड्रग्स जितने भी टाइप के हैं उनका तुम्हें स्ट्रक्चर आना चाहिए, उनका टारगेट ऑर्गन कहां पे है, क्या इंपैक्ट उसमें देखने को मिलता है, सिम्टम, ये सब आना चाहिए। उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बढ़िया से आना चाहिए, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है अक्सर वो पूछ लिया जाता है, उससे रिलेटेड टर्म्स लाइक एक्टिवेटेड स्लज, बीओडी का इंपैक्ट, ये सारी चीजें। फिर आ जाओ बायोटेक्नोलॉजी में, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर केस बेस में आता है तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आएगा, या फिर सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वर्किंग दे देंगे, या फिर पूछ लेंगे कि ECOR1 काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन में या तो आरएनए इंटरफेरेंस अच्छे से पढ़ के जाना है, या फिर बेसिलस थ्योरिंगेनेसिस किस तरीके से काम करता है वो 2 से 3 नंबर में बढ़िया तरीके से आता है। फिर आ जाओ तुम्हारी लास्ट इकोलॉजी वाली यूनिट में, देखो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में यार ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन पॉपुलेशन इंटरेक्शन के, एग्जांपल, गिव रीजन बेस या डिफरेंस के बेसिस पे आता है। फिर
आजकल पिछले 3-4 सालों में यार इकोसिस्टम का जो फेवरेट सीबीएसई में चला आ रहा क्वेश्चन होता है, 2-3 नंबर में 4 में आता है, जो इकोलॉजिकल पिरामिड से आता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन पढ़ लेना अच्छे से, लेकिन यार उसके बियॉन्ड ये तो यार आजकल फेवरेट है उनका, हैशटैग वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम लोगों को डेफिनेटली करना है। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में ये वाले 2 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा में आ रहे हैं, इन्हें नहीं छोड़ना। 4 रिवल क्वार्टेट, जिसकी वजह से क्या है, कॉजेज है वो बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के, रीजन टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी और इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, इनको बिल्कुल नहीं भूलना है। अब तुम्हारा यार आ जाएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में यार देखो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली फिजिक्स एंड बायो की तरह, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें अभी बताऊंगी ऑर्गेनिक कैसे करनी है। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत यही आती है, अगर तुम ऑर्गेनिक इस तरीके से कर रहे हो तो आई बेट बेटा आपको कोई हरा नहीं सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी डिटरमाइंड फॉर इट, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे ऐसे ही की थी, इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम गाइडिंग यू कि यार तुम लोगों को ऐसे करना है। सबसे पहले हम लोग इनऑर्गेनिक वगैरह को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सोल्यूशन से देखो, ये वो वाले टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आए ही आए हैं, ठीक है। तो इनको नहीं छोड़ना है, तुम्हें पढ़ना तो पूरा ही है, लेकिन ये टॉपिक्स बिल्कुल छोड़ने नहीं है, इन पे अपनी कमांड बहुत अच्छी करनी है। जैसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास, रॉल्ड्स लॉ, हेनरी लॉ, इस पे बेस्ड जो गिव रीजंस आते हैं, एग्जांपल्स आते हैं, वाई वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये तुम लोगों को बढ़िया से करना है। अब सॉल्विंग वाला पार्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पे देखो नर्स इक्वेशन, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी कैसे डिफरेंट है, इनका फॉर्मूला, इनसे जो भी रिलेटेड तुम्हारे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हो गए। फेराडेज लॉ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉलरश लॉ, यहाँ से न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें तुम लोगों को बढ़िया से आनी चाहिए। फिर केमिकल काइनेटिक्स, अब यहाँ पे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, वो फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। ऑर्डर निकालना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आना चाहिए, रेट लॉ पता होना चाहिए, और उसके अलावा हाफ लाइफ साइकिल और अरेनियस इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये करके जाना। फिर टेम्परेचर की डिपेंडेंस क्या होती है ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन है, वो कैसे इंपैक्ट करता है, वो वाला पार्ट जरूर पढ़ के जाना। फिर डीएनएफ ब्लॉक में जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक की है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, KMNO4 एंड K2Cr2O7 की रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बीच में सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस क्या क्या है, ये डेफिनेटली तुम लोगों को बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो जो तुम्हारी होती है ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके अलावा इसमें नोमेनक्लेचर, बॉन्डिंग हो गया, ऑक्सीडेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ठीक है। लाइगेंड्स वाली टेबल हो गई, और बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कतई नहीं भूलना बेटा, इसमें तुम्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अलॉन्ग विद नोमेनक्लेचर, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज यहां से ऑर्गेनिक शुरू है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, भाई देखो SN1 SN2, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट यार नेम्ड रिएक्शंस। तुम्हें केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, कैसे करनी है अभी बताती हूँ। उसके अलावा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में नेम रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रेजेंट, और ईथर में विलियमसन सिंथेसिस पता होना चाहिए, ठीक है। आना चाहिए प्रॉपर बकायदा, ये नहीं कि बहुत देर लग रहा है तुम्हें रिकॉल करने में, क्या था, बिल्कुल जैसे ही बोला टीचर की जुबान से निकला, एग्जाम में निकला, डायरेक्ट सॉल्व करने वाला, ऐसा तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए इन टॉपिक्स के ऊपर, तब जाकर के तुम्हारा पेपर जो है बेटा बहुत मचाऊ, बहुत फाड़ू जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में जितनी भी ये तुम्हारी नेम्ड रिएक्शन है, रोजनमुंड हो गया, स्टीफन हो गया, इटार्ड हो गया, ठीक है, गेटम एंड कोल्ड रिएक्शन हो गया, क्लेमेंसन हो गया, वॉल्फ क्रिश्नर रिडक्शन हो गया, और जो ये टेस्ट है, ठीक है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरियस कंपाउंड्स, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारा पढ़ना है। अमीन्स में देखो बहुत ज्यादा नेम्ड रिएक्शन है, जितनी भी है वो सारी नेम्ड रिएक्शंस हो गई, बेसिक करेक्टर हो गया, और डाइसोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन जो है वो 2-3 रिएक्शंस वो अच्छे से करनी है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, प्लस बेनिफिट होगा जिन बच्चों को ऑलरेडी वो बायो के, बिकॉज उनको ऑलरेडी इन्होंने ये 11th में पढ़ रखा होता है। ग्लूकोज जो है यार उसका यहां से ना इस वाले टॉपिक से सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं, ग्लूकोज, उसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, उसके एनोमर्स, उसकी रिएक्शन। फिर न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए के बीच में डिफरेंस, न्यूक्लियोसाइड कैसे डिफरेंट होता है न्यूक्लियोटाइड से इन केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स वगैरह, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉन एसेंशियल, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है, और सल्फर कंटेनिंग एसिड्स, ये सारी चीजें जो है तुम लोगों को अमीनो एसिड्स के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर बढ़िया तरीके से आना चाहिए। और पॉलीसेकेराइड में भी याद रखना, पूछ लेंगे कि कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा नहीं सॉल्युबल है, स्ट्रक्चर, डिफरेंस, ये सारी चीजें, तो ये चीजों को तुमने बढ़िया से करना है। अब बात करते हैं नेम्ड रिएक्शन की। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे हो, इसमें तुम्हें एक पेज बनाना है और उसमें लिखना है जितनी भी उस चैप्टर में रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन, उनके पहले नाम लिख लो। अब एक रिएक्शन को 5-5 बार लिखो, और जिस भी ट्रिक से आपके जहां से भी आपने पढ़ा है, ठीक है, मेक श्योर करना वो ट्रिक से आप 5 बार लिख रहे हो तो तुम्हें 6ठी बार इतने तगड़े तरीके से याद है कि जिसने बोला तुम एकदम से लिख रहे हो।
फिर ऐसे ही करते करते इस चैप्टर में तुम्हारी जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है, तुमने एक पेज पे नेम्ड रिएक्शन का नेम लिखा है, पहले हर एक रिएक्शन को 5-5 बार लिख रहे हो। फिर ऐसे ही बाकी सारी रिएक्शन याद हो जाएंगी। फिर आपका एक टारगेट होना चाहिए डेली का कि भाई जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ने बैठूंगा या बैठूंगी, सबसे पहले क्या है, हम ये वाले जो पेज निकाला, अच्छा ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये लिख के देखना है। और इसे तुम अपनी पढ़ाई में काउंट नहीं करोगे कि मैंने 1 घंटा आज रिएक्शंस लिखा। ये तुम्हारा एक डेली का पानी पीने की तरह एक्टिविटी होनी चाहिए कि आज ये चैप्टर है, डेली आप केमिस्ट्री शुरू करने से पहले रिएक्शन देख रहे हो, लिख रहे हो और देख रहे हो कि चेक करके कि भाई ये चीज सही है या नहीं है। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के जो भी तुम्हारे न्यूमेरिकल है, कन्वर्जन्स है, वो सारी चीजें तुम्हें बढ़िया तरीके से आनी चाहिए। अगर तुम डेली बेसिस पे नेम्ड रिएक्शन हर चैप्टर की लिख रहे हो और फिर ओवरऑल ऑर्गेनिक में जितनी नेम्ड रिएक्शन है उनके नाम लिख लिए एक पेज में, फिर क्या है, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें सब याद हो जाएगा और डेली का ये 2 घंटे का तुम्हारा एक स्केड्यूल होगा कि डेली तुम लोगों को वो रिएक्शन लिखनी है और तुम चेक कर रहे हो फिर अपनी। अगर ये करते हो यार, नेम्ड रिएक्शन तो तुम्हारी एटलीस्ट पक्का है। फिर रह जाती है बाकी कन्वर्जन। ऐसे ही तुम्हें हर चैप्टर को इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, इतने तरीके हैं, वो तरीके रोज लिख रहे हो तो चीजें अपने आप याद होंगी। और हर 2 दिन बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी बैक की जो कन्वर्जन है और जो न्यूमेरिकल्स हो उन्हें रेगुलर बेसिस पे करना। अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम्हें ऑर्गेनिक में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये बात 100% सच है कि ऑर्गेनिक में आपको यही दिक्कत आती है, चीजें याद नहीं रहती है, कहां पे क्या चीज जलती है तो क्या निकल के बनता है। वो चीजें आप जब रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बेटर आती हैं। तो मेक श्योर करो, पहले एक चैप्टर का पेज बनाया, उसमें नेम रिएक्शन लिखी, आप अगले 3-4 दिन फुल उसी को दे रहे हो, अच्छे से रट जाए। फिर दूसरे चैप्टर के एक दिन करके लिखना शुरू करना और नेक्स्ट डे से वो जो ऑलरेडी याद रिएक्शन है उनको तो डेली लिखना है, प्लस दूसरे चैप्टर की रिएक्शन लर्न करके लिखनी शुरू करनी है। ऐसे करोगे तो ऑर्गेनिक पे कमांड कंपैरेटिवली तुम्हारी बेटर होती जाएगी, ठीक है, और अगली बार से तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो आई होप मैंने तुम्हें काफी सारी चीजें ऑलरेडी बेटा इस वीडियो में कवर कर दिया। पढ़ना सब कुछ है बट इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ना। बट अगर आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज चाहिए, आप लोगों को हमारी गाइडेंस के अंदर बेटा सब कुछ पढ़ना है एट अ अफोर्डेबल रेट दैट टू, तो अभी लेट नहीं हुआ है, ठीक है। विजेता की क्लासेस बेटा अभी कल से ही शुरू हुई थी, दैट इज 8th, है ना। आप लोग अभी भी एनरोल कर सकते हो अगर आप मेरा कोड यूज करते हो निशा कैपिटल में 21, ये पूरा का पूरा विदाउट एनी स्पेस। तो तुम लोग विजेता में एनरोल हो जाओगे। तुम्हें माइंड मैप से लेकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस और डिटेल कौन सी चीज पे कितना फोकस करना है वो बताना हमारा काम होता है। और अगर विजेता प्रो लोगे, ज्यादा बेनिफिट है कि बुक जो है यार, कैसे सैंपल पेपर अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न वगैरह जो है, केस बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ तुम्हें उस बुक में मिलेगा और वो बुक तुम्हें घर पे भी मिल जाएगी। तो एक तीर से 2 निशान वाली बात है, जल्दी से एनरोल कर लो, कहीं यहां भी तुम्हारा बैकलॉग ना हो जाए। कोई भी डाउट हो तो तुम लोग मेरे को टेलीग्राम पे बेटा जी कॉल कर सकते हो, अदरवाइज nisha.mandral@adadu47.com पे मेरे को मेल कर सकते हो। अगर इससे रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। बाकी मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कितना ज्यादा यूजफुल था और लिख के जाना मैम वी आर 100% रेडी 80-20 रूल फॉलो करने के लिए। ये 20% एफर्ट्स डाल के 80% स्कोर करना अब तुम्हारे हाथ में है। गो फॉर इट, इसे फॉलो करो, डेफिनेटली तुम लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड जिन फ्रेंड्स ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया उनको भी शेयर करके उनका भी भला करना, ठीक है। बाय।